हेलो दोस्तों। आज सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम बिफोर स्लीप 5 में। आज हम लोग बात कर रहे हैं डे नंबर 17 टू 19 को लेकर के। अब कहोगे डे नंबर 17 टू 19 क्यों? क्योंकि 2 दिन मैंने अपनी पर्सनल एंगेजमेंट की वजह से, पेड क्लासेस की वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया था। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो यही है कि मैं आप लोगों को पर डे के हिसाब से सारी चीजें कंप्लीट कराऊं। यानी किसी भी दिन का कोई कंटेंट आपका छूटना नहीं चाहिए। और इस संदर्भ में मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएं और 2027-28 का जो टारगेट है, जो सपना है, जो मिशन है, उसे पूरा करें। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग सिलेक्शन लें डेफिनेटली। तो चलिए इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां पर, आप किसी तरह की कोई परेशानी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरी एक अचीवमेंट है जिसकी बिहाफ पर मैं चाहता हूं कि अपना अनुभव मैं आप लोगों के साथ में साझा करूं। यूपीपीसीएस सेलेक्टेड, 3 टाइम्स यूपीएससी इंटरव्यू फेस्ड और 4 बार यूपीएससी का मेंस लिखा। और मैं चाहता हूं कि वो सारी चीजें आप करें और सफल हों। ओके, चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हो सकता है कि आपका यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यह भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। आरक्षित वन संरक्षण की सबसे कठोर श्रेणी है। अधिनियम की धारा 20 अंतिम अधिसूचना से संबंधित है। आरक्षित वन में सभी पारंपरिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ये एक क्वेश्चन है भारतीय अधिनियम 1927 के तहत। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इसको ध्यान रखने की जरूरत है। ये करंट में क्यों है, कैसे है, किस तरीके से, वो मैं चर्चा करूंगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें के जो अंतर्गत जो कंसेप्ट हैं, इसमें वो है आपका आंसर ए, यानी कि 1 और 2। यानी कि ये सारी चीजें आपकी गलत है, ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। अब ये चर्चा में क्यों आया, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। दिल्ली सरकार ने हाल ही में 673 हेक्टेयर में सेंट्रल रिज को, जो क्षेत्र में फैली हुई है, सेंट्रल रिज बनी बनी हुई है, उसको भारतीय अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत आरक्षित वन घोषित कर दिया है। आधिकारिक रूप से इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, उसकी धारा 20 के तहत। और यह निर्णय लगभग 3 दशकों से लंबित पड़ा हुआ था, पिछले 30 साल से लंबित पड़ा हुआ था। अब जाकर के इसे मिला है और इसे ग्रीन लंग्स कहा जाता है। यानी कि दिल्ली के बीच में सबसे बेहतरीन ग्रीन क्षेत्र यही माना जाता है, सबसे बेहतरीन। ये ध्यान रखना। ये दिल्ली रिज है कहां? अरावली पर्वतमाला का उत्तरी विस्तार है। दिल्ली की पारिस्थितिकी की रीढ़ मानी जाती है, यानी इकोलॉजिकल स्पाइन कहते हैं इसको। और इसे दिल्ली का ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। अगर यह ना हो तो दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, इसलिए आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। और आरक्षित वन की जो श्रेणी है, यह सबसे कठोर श्रेणी बन जाती है आरक्षित वन की। क्यों? क्योंकि यहां पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है, मानवीय गतिविधियों पर पूर्ण कठोर नियंत्रण होता है, प्रतिबंध होता है। यहां पर किसी प्रकार की चराई, कटाई, शिकार, निर्माण, सभी चीजों का पूरा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी कि जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यह समझ लीजिएगा। इनमें कंडीशन ये होती है, अगर इसकी कोई भी धारा को लेकर के कोई विवाद होता है, कोई भी चीज होती है, तो दावों का निपटान सीमांकन अधिसूचना प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है, तब राज्य सरकार इसके धारा के 20 के तहत इसे अधिसूचित कर सकती है। तब जाकर के होता है जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि आरक्षित वन में सभी पारंपरिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं? नहीं, जब तक कि दावे पूरी तरह कंप्लीट ना हो जाएं, उसके बाद ही होगा। अपने आप नहीं होता, घोषित कर देने से नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट माना जाता है? अब कहोगे ये हमने कब पढ़ा? मैं, देखिए, आप लोगों के लिए छोटी छोटी चीजें जहां पर आप लोगों की नजर नहीं जाती, मैं वहीं से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं। और ये सोच करके अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं आपके लिए यहां पर क्वेश्चन कैसे बनाता। देखा जाए तो वो भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और ये भी आपका उसी तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल टिपिकल इकोनॉमी का है। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम लागू किया गया था 2002। उसी के तहत प्रतिस्पर्धा आयोग भी बनाया गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका भी डिक्लेयर किया। और ये हाल ही में चर्चा में रहा है।
और इसका एक कंसेप्ट है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। यह प्रतिस्पर्धियों के बीच मूल्य निर्धारण समझौता करता है। यह किसी विक्रेता को केवल एक कंपनी के उत्पाद बेचने के लिए बाध्य करता है। यह सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। बताइए कौन सा प्रयोग, कौन सा कूट सही है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन और एक दो तीन। बताइए, इनको आप समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि यह इसी का एक हिस्सा है। यस, आंसर है ए, यानी कि एक और दो। ये गलत है क्योंकि भाई एमएसपी सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कंपटीशन के लिए है। एमएसपी तो भाई फिक्स कर दी गई, वो तो कंपटीशन ही खत्म कर रही है एमएसपी, इसलिए गलत है। हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक फ्रांसीसी शराब कंपनी परनॉड रिकॉर्ड के विरुद्ध जांच का आदेश दिया और आरोप है कि कंपनी ने खुदरा विक्रेताओं के साथ विशेष प्रकार के समझौते कर अपने ब्रांडों को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धी कंपनियों को बाजार से बाहर करने का प्रयास किया है। यानी कि उसने कहा है कि उन शराब की दुकानों से कि इसको बढ़ावा दो, बाकी अन्य कंपनियों को थोड़ा सा कमजोर करो। यह है। और इसकी प्रमुख अवधारणाएं क्या है इस एक्ट की? वो है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। इसमें ऐसे समझौते होते हैं जो बाजार में प्रतिस्पर्धा को कम करते हैं, ठीक है ना? जैसे प्राइस को फिक्स कर देना, बिड रिगिंग कर देना, यानी कि बोली जो होती है उसको, कार्टेलाइजेशन है, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट है कि हम आपको विशेष चीजें सप्लाई करेंगे, इस तरह की चीजें। या अब्यूजमेंट ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, जब कोई बड़ी कंपनी अपनी प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग करे कि भाई तुम्हें मेरा काम करना होगा वरना सोच लो कि आगे से तुम्हारी सारी चीजें कैंसिल कर दी जाएंगी, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है ना? ये कंसेप्ट है। और तीसरा देखा जाए तो कॉम्बिनेशन है, रेगुलेशन है, मर्जर है, एक्विजिशन है, अमलगमेशन है, यानी कि विलय है, ठीक है ना, हस्तांतरण है, ठीक है ना, आपका अधिग्रहण है। ऐसी चार चीजों पर सीसीआई निगरानी रखता है। कहीं किसी दबाव में तो नहीं हो रहा ये सब कुछ, किसी भी तरीके से किसी तरीके का कोई दबाव तो नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, तो इन सारी चीजों की निगरानी सीसीआई रखता है, ठीक है ना? और एक्सक्लूसिव डीलिंग के तहत देखा जाए तो जब कोई निर्माता या विक्रेता डिस्ट्रीब्यूटर पर दबाव डालता है कि वह केवल उसी कंपनी का उत्पाद बेचे या प्रतिस्पर्धी कंपनी को सीमित करे, तो इसे हम एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कहा जाता है। और इससे प्रतिस्पर्धा कम होती है, ग्राहकों का नुकसान होता है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसका एक एक पॉइंट अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अधिनियम के संदर्भ में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और ध्यान रखिएगा आज क्वेश्चन ज्यादा होने वाले हैं, कंटेंट ज्यादा है, पूरा पढ़िए, पूरा ध्यान से सुनिएगा। और इसमें एक से बढ़कर एक मैंने टॉपिक आपके सामने रखे हैं, कोई भी चीज आपकी बाहर नहीं जाएगी। इतना करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। मैं देखिए इतनी मेहनत करके कम से कम मान के चलिए 2 ढाई घंटे 3 घंटे में पूरे के पूरे कंटेंट को निकालता हूं। क्वेश्चन बनाना, टाइप करना, फिर उसके बाद उसको आप लोगों के लिए डिस्कस करना, ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। और ये सब काम मैं पर्सनल करता हूं, किसी टीम से नहीं करवाता, क्योंकि टीम से कराने का मतलब है कि वो फिर मेरी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैच नहीं करेगा, जो मुझे चाहिए वो मैच नहीं करेगा, ये समझ लेना। तो इसलिए मैं खुद ध्यान दे रहा हूं। भारतीय शेयर बाजार में घरेलू संस्थागत निवेशक की बढ़ती हिस्सेदारी बाजार स्थिरता को बढ़ा सकती है। ओके, घरेलू निवेशक सामान्यतः विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की तुलना में कम अस्थिर निवेश व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कम अस्थिर। अब कहोगे ऐसा क्यों है? इसके कारण देखिएगा, कथन ए और कारण दोनों सही हैं और ए आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें देखेंगे तो आंसर बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में पिछले समय से देख रहे होंगे, जब से आपका एक पश्चिम एशिया में युद्ध हो रहा है, सेंट्रल एशिया में युद्ध की कंडीशन है, जगह जगह पर सारी चीजें हैं, इसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक अस्थिरता आ गई है, अस्थिरता। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि भारत से जो विदेशी निवेशक हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक, जिन्हें हम एफपीआई या एफआईआई कहते हैं, वो अपना शेयर निकाल के बाहर भाग रहे हैं। और भारतीय जो निवेशक हैं, भारतीय जो निवेशक हैं वो जो हैं वो अपना निवेश बढ़ा रहे हैं अपने देश में। इसलिए ये आप समझ सकते हो। इसीलिए ये क्वेश्चन है, दोनों सही हैं कि भारतीय शेयर बाजार में घरेलू संस्थागत निवेशक की बढ़ती हिस्सेदारी स्थिरता ला रही है, वरना तो विदेशी निवेशक निकल जाएंगे तो अस्थिरता आ जाएगी, शेयर मार्केट पूरी तरह डूब जाएगा। घरेलू निवेशक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की तुलना में कम अस्थिर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा स्थिर होते हैं क्योंकि हम कहीं जाना नहीं है,
यस, भारतीय शेयर बाजार में हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की हिस्सेदारी घट करके 14.7% रह गई है। मात्र इतनी रह गई है, जो जून 2012 के बाद सबसे निम्न स्तर पर है। और घरेलू संस्थागत निवेशक जो हैं, इनकी हिस्सेदारी बढ़कर के 18.9% हो गई है। यह भारतीय पूंजी बाजार में संरचनात्मक बदलाव का संकेत माना जा रहा है कि भारतीय निवेशक बढ़ रहे हैं और विदेशी निवेशक कम हो रहे हैं। समझ लीजिएगा। और विदेशी संस्थागत निवेशक एफपीआई आप जानते ही हो, शेयर बाजार में, बॉन्ड में, शेयर में और तमाम तरह के डिवेंचर वगैरह में जो निवेश करते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है। और एफडीआई आप जानते हो, जिसमें आप सीधे सीधे उद्योग, प्लांट्स वगैरह या कंपनी वगैरह खोलते हैं, उसमें निवेश किया जाता है विदेशी निवेश के तहत। ये सब इकोनॉमी का पार्ट है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हंता वायरस इस समय खूब चर्चा में सुन रहे होंगे। हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को? यकृत, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क। बताइए। आंसर है फेफड़े, हमारे लंग्स। और ये क्यों आए चर्चा में? अभी आप देख रहे हो, कोरोना के बाद दूसरा सबसे ज्यादा डेडली वायरस माना जा रहा है। डेडली। एक अभी हाल ही में क्या हुआ, डच अभियान था, डच एक कंपनी, हॉलैंड, नीदरलैंड जिसे कहते हैं, उसका एक क्रूज था, क्रूज शिप, जिसका नाम था एमबी हंडियस। और उसके जो बहुत सारे जो लोग थे वो जगह जगह घूमे, और उसमें से क्या हुआ, उनमें से किसी को एक हंता वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। हंता वायरस संक्रमण के कई मामले सामने आए, जिनमें कुछ लोगों की मौतें भी हो गई। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेकर के चेतावनी जारी की। एक्चुअल में उसमें कई सारे लोग थे, लगभग 29 ऐसे लोग थे जो इस तरह से चीजें थी, और वो अलग अलग देशों में जाकर चले गए, अपने अपने घर या अपने अपने देशों में जहां काम पे जाना था वहां चले गए। और जिस जहाज से लौटे थे ये वाला जहाज, उस पर कई लोगों की डेथ भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये बीमारी क्या थी। उनको लगा ये बुखार आ गया होगा, सारी चीजें हैं, जहाज पर सुविधा नहीं मिल पाई, ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, इसलिए ये मर गए बेचारे। ये सिचुएशन देखी गई थी कुल मिलाकर के। तो इससे कंडीशन ये हुई कि संक्रमित यात्री कई देशों में यात्रा कर चुके थे, और ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो पशुओं से मनुष्यों में फैलती है, जैसे प्लेग। प्लेग्स समझते हैं ना, चूहों से हमारे पास पहुंचती है, ये पशुओं से हमारे पास पहुंचती है। और इसके जो स्ट्रेन होते हैं, गंभीर श्वसन विकल्प विफलता उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि इनके जो सिम्टम्स होते हैं, इनके अंदर जो लक्षण होते हैं, वो हमारी श्वसन संबंधी प्रक्रिया को बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रकार का विषाणु का समूह है, विभिन्न आरएनए विषाणु समूह है, जो चूहों, मूसकों, कृंतकों जो भी होते हैं उनके द्वारा फैलते हैं और ये मानव में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। और ये नाम जो आया, वो आया हंटन रिवर के नाम से इसका पड़ा है, जो कोरिया युद्ध के दौरान पहली बार संक्रमण की पहचान हुई थी। जब कोरिया युद्ध हुआ था तो वहां पर एक हंटन रिवर है, उस समय उसके एविडेंस मिले थे पहली बार। और इसमें जो वायरस इस्तेमाल होता है, जिसको बीमारी कहते हैं, उसका वास्तविक नाम है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। हमारे पल्मोनरी सिस्टम को डैमेज करता है, और अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। प्रभाव, फेफड़ों पर आक्रमण, श्वसन की विफलता, अत्यधिक मृत्यु दर, यानी कि डेथ रेट बहुत ज्यादा है इसकी, कोरोना वायरस की तरह। तो 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए एवरीवन? चलिए, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। पहले ऑर्बिटल डाटा सेंटर उपग्रह पाथफाइंडर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारा ऑर्बिटल डाटा सेंटर, यानी कि ऑर्बिट में घूमने वाला डाटा सेंटर, पाथफाइंडर, ये रहा। इसका उद्देश्य पृथ्वी की कक्षा में डाटा प्रोसेसिंग करना है, ताकि भारी मात्रा में डाटा को सीधे पृथ्वी पर भेजने की आवश्यकता कम हो, वहीं पर प्रोसेस करना, उसके बाद बचा हुआ डाटा, जो काम का डाटा, उसको नीचे भेजना, ना कि सारे डाटा को नीचे भेजना। एक काम। दूसरा, यह परियोजना केवल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा संचालित की जा रही है, ठीक है ना। तीसरा, यह एआई आधारित जीपीयू प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग किया जाएगा। इसका मुख्य उपयोग केवल संचार तक, सैन्य संचार तक सीमित है। तो किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को देखिए और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो आंसर है बी, यानी कि 2 और 4। ये गलत है और ये गलत है। केवल सैन्य संचार के लिए नहीं है, और दूसरा, केवल इसे इसरो नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व है।
और ये सभी प्रकार के डाटा के लिए है। बाकी ये दोनों बिल्कुल सही है, एआई आधारित है। देखिए, भारत का पहला ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाउंडर विकसित किया जा रहा है और इसका विकसित करता है पिक्सल एवं सर्वम एआई। निजी कंपनी पिक्सल और एआई फर्म सर्वम की साझेदारी से जुड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एआई समिट हुई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने आपके सर्वम जो एआई है उसका उद्घाटन भी किया था। तो वो इसके दोनों के मिक्सल है और ये एआई सक्षम डाटा प्रोसेसिंग उपग्रह है। ये अंतरिक्ष में डाटा को प्रोसेस करेगा। पृथ्वी पर डाटा ट्रांसफर का बोझ कम करना है जिससे ज्यादा डाटा सेंड ना करना पड़े और एज कंप्यूटिंग को अंतरिक्ष तक ले जाने का है। यानी कि ये जीपीयू आधारित प्रोसेसिंग है। हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा इसमें एआई मॉडल ऑनबोर्ड रनिंग करेगा जिससे सारे डाटा को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके उसको फिल्टर करके फिर आपके पास दिया जा सके। इससे क्या होगा, कम लेटेंसी होगी, कम बैंडविड्थ होगी और उपयोग ऊर्जा दक्षता और पृथ्वी पर डाटा सेंटर पर निर्भरता कम हो जाएगी। भाई कम डाटा कम एनर्जी यूज होगी, कम लेटेंसी होगी, बैंडविड्थ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई जितना ज्यादा डाटा होगा उतनी बैंडविड्थ ज्यादा जरूरत पड़ती है हमको। बैंडविड्थ मतलब जितना चौड़ा रोड एक तरीके से मान के चलिए। ये है क्लियर एवरीवन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन किन में सर्वोच्च न्यायालय ने फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता माना है और उसको समयबद्ध कराया था? एसआर बोम्मई माला, गोवा सरकार गठन, कर्नाटक सरकार गठन विवाद, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य विवाद, किसमें? अब ये चर्चा में क्यों आया कि भाई ये क्या है? देखिए, एक अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु में आज ही आपकी जो एक्टर विजय हैं उनकी सरकार बनी है, लेकिन उससे पहले कई दिन लग गए। 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक पूरा 6 दिन का समय लग गया और उनके पास पूरा बहुमत नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा दल था। तो ऐसे में गवर्नर के विशेषाधिकार को लेकर के बात चलती है कि क्या उसका विशेषाधिकार है, क्या उसका प्रिविलेज है, किस तरीके से वो बुलाएगा, कब वो सबसे बड़े दल को बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। ये सब उसके विशेषाधिकार विवेकाधिकार के ऊपर निर्भर करता है। विवेकाधिकार उसके विवेक पर ऊपर डिपेंड है। बात समझ गए ना? तो इसी तरह के पहला केस नहीं था ये, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। गोवा में हो चुकी थी, कर्नाटक में हो चुकी थी और भी कई जगह हो चुकी थी। इसीलिए क्वेश्चन बना है और इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका 1, 2 और 3। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य एक केस है। इसमें क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम शामिल है तो ये इसका संबंध उससे नहीं था। देखिए, हंग असेंबली, हंग असेंबली मतलब जिस किसी भी दल को कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, उस वहां पर राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त होता है। यानी संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य होता है कि वो स्थिर सरकार बनाए, बहुमत का परीक्षण सुनिश्चित करे, संवैधानिक मसनदी को बनाए रखे। तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना? अभी हाल फिलहाल में हमको लग रहा था भाई सबसे बड़े दल को क्यों नहीं बुला लेते, जब वो कह रहे हैं। अरे तो भाई बुला लेंगे तो 4 दिन बाद सरकार गिर गई और समर्थन नहीं मिला तो भाई पहले ही बता दो, समर्थन पत्र दे दो, क्या दिक्कत है? अब जब कुछ नहीं होगा तब फिर देखा जाएगा भाई, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते भर बाद फिर देखा जाएगा भाई कौन आता है, किसको बुलाया जाए। भाई आया ठीक है, आप ही आके देख लो। ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कोई इसके खिलाफ कोर्ट में जाता है तो फिर कोर्ट के केस भी हैं और कई सारे आयोग भी हैं। जैसे सरकारिया आयोग था, सरकारिया आयोग ने सरकार गठन की प्राथमिकता का क्रम दिया था, ठीक है ना, कि भाई सरकार की प्राथमिकता का क्रम क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा पुंछी आयोग था, राज्यपाल की निष्पक्षता पर बल देने की बात कही थी उन्होंने, ये आयोग का है। प्रमुख निर्णय कौन से? एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फ्लोर टेस्ट को उन्होंने सबसे अच्छा माना था कि भाई फ्लोर टेस्ट करा लो, भाई आ जाओ सामने गिनती दिखा दो हमको, ठीक है ना। बहुमत का निर्णय सदन में दिखाना चाहिए, बोले बहुमत बाद में, पहले यहां पर दिखा दो हमको कौन कौन है, यानी कि लिस्ट दिखा दो या सामने परेड करा दो, कुछ भी करा दो। तो यही कंसेप्ट था। और रामेश्वर प्रसाद केस में विधानसभा भिगटन की न्यायिक समीक्षा संभव है। अगर राज्यपाल ने कुछ गलत किया है तो हम उसकी भी समीक्षा कर सकते हैं कि भिगटन कर दिया। तो मुंबई केस में बहुमत परीक्षण हेतु फ्लोर टेस्ट का सिद्धांत दिया गया। गोवा केस में कोर्ट ने शीघ्र फ्लोर टेस्ट कराने की बात कही कि ठीक है, तुरंत के तुरंत उसका फ्लोर टेस्ट कराइए। कर्नाटक केस में कोर्ट ने समय घटाकर शीघ्र शक्ति परीक्षण की बात कही कि शक्ति परीक्षण कराइए, इतना समय नहीं दिया जाएगा, तुरंत करवाइए इसको। शमशेर सिंह मुख्यतः राष्ट्रपति राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति पर था, फ्लोर टेस्ट से संबंधित नहीं था, इसलिए ये गलत है। इज दैट क्लियर?
समझ में आ गए? चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की हाली एमआईआरबी क्षमता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एमआईआरबी क्षमता, एमआईआरबी तकनीक एक मिसाइल से अनेक लक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से वारहेड प्रहार करने की क्षमता प्रदान करती है। मल्टीपल अटैक से संबंधित है। एमआईआरबी तकनीक क्रूज मिसाइलों में प्रयुक्त होती है। अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी की क्षमता रखती है। कौन सा कथन गलत नहीं है, बस ध्यान रखना कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, एक, और कौन सा कथन गलत नहीं है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां पर सीधे सीधे लिख सकते हैं कौन सा कथन सही है, यह भी हो सकता है, इसलिए इन शब्दों पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कौन सा कथन गलत नहीं है, एक, एक और तीन, दो और तीन, एक दो तीन, यानी कौन से कथन सही हैं? तो देखिए आपका क्रूज मिसाइलों में ये नहीं लगता। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो आपकी स्पेस में जाती है और फिर अटैक करती है, ये रही, ये है बैलिस्टिक मिसाइल। और क्रूज जो मिसाइल होती है वो पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती है, ये रही, ये है आपकी क्रूज मिसाइल, ये रही। जैसे ब्रह्मोस, ब्रह्मोस भारत की क्रूज मिसाइल है और अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है, ये रही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये उसी में है कि ऊपर से जब गिरेगी तो कई सारे मल्टीपल बारहेड को अटैक कर सकती है, यही है। हाल ही में उन्नत अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल का कंसेप्ट रखा गया, री एंट्री तकनीक का उपयोग किया गया। इस तकनीक के माध्यम से एक ही मिसाइल कई अलग अलग लक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से वारहेड छोड़ सकती है। मिसाइल चलती चली जाएगी, उसमें जो वेपन लगे हुए हैं, जो बम लगे हुए हैं, या आपका कह लीजिएगा ब्लास्ट लगने करने के लिए जो मटेरियल लगा हुआ है, वो कई अलग अलग जगह पर अटैक करते हुए जा सकता है। यानी एक ही मिसाइल से कई जगह पर अटैक कर सकते हो। और यह परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, उड़ीसा में। इसे मिशन दिव्यास्त्र का नाम दिया गया था। और यह टेक्निक अभी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, कुछ एक देशों के पास भी है, अब भारत के पास भी हो गई। यह भारत की क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पॉलिसी को दर्शाती है, यानी कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए न्यूनतम हथियार चाहिए, उस पॉलिसी को दर्शाता है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको क्लियर हो गया। और इन मैंने इतने ही पॉइंट लिखे हैं जितने आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हेमाडपंथी स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? अब कहोगे ये तो सर आर्ट एंड कल्चर का है। डेफिनेटली आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, बिल्कुल है आर्ट एंड कल्चर का, ये मैंने कुछ नहीं कहा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था पहले कभी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो कह नहीं सकता मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग सीरियसली इसको पढ़ते हैं। और मैंने पूरा वीडियो बनाया था हेमाडपंथी शैली पर, बहुत बेहतरीन वीडियो था। स्थापत्य कला की एक अनोखी शैली है, इसमें संगमरमर पर जड़ाऊ कला का प्रयोग किया जाता है, उसे पेट्रा ड्यूरा कहते हैं। बिना गारे के पत्थरों का संयोजन होता है, ओके। ऊंचे गोपुरम का निर्माण किया जाता है। केवल ईंट आधारित मंदिर का निर्माण होता है, नहीं। हेमाडपंथी शैली ये होती है, इसमें इस तरीके से होता है कि जैसे ये रहा आपका पत्थर, ये रहा इस तरीके से, तो इसी तरीके से दूसरा पत्थर आपका इस तरीके से लगेगा, यूं क्रॉस करके। तीसरा पत्थर आपका इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से मिक्स करते हुए। ये इस तरह का होता है जिसमें पत्थरों को इस तरीके से फंसाया जाता है कि वो हिलते डुलते नहीं है, और इसमें किसी सीमेंट की आवश्यकता नहीं होती। अब कहोगे ये कहां से आ गया? इसकी अभी हाल ही में खोज हुई है। एक ये रहा आपका हेमाडपंथी बिल्कुल मंदिर स्टाइल का बना हुआ एक पिलर मिला है हमको अभी हाल ही में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में बेना नदी के निकट 12वीं शताब्दी के यादव उर्फ सेवना वंश से संबंधित मंदिर शैली के पत्थर के स्तंभ के अवशेष मिले हैं। और यह खोज दक्कन में यादवों की स्थापत्य, सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत को पुनः चर्चा में लाती है। कौन से यादव वंश? वही देवगिरी के यादव। यादव वंश जिसे हम सेवना वंश भी कहते हैं, 12वें से लेकर 14वीं सदी के बीच में दक्कन के क्षेत्र पर शासन किया था। इनकी राजधानी देवगिरी थी, जिसे बाद में दौलताबाद बना दिया गया। भिल्लम पिप्त और सिंहन ने इसके प्रमुख शासक थे। यही काल है महाराष्ट्र मराठी संस्कृति और हेमाडपंथी मंदिर स्थापत्य शैली का विकास का सबसे महत्वपूर्ण दौर था। यहीं पर इसको देखेंगे तो इसमें आपको उसी तरह के क्रॉस चीजें मिलेगी, और इस पर मैंने पूरा वीडियो है मेरा,
उसको आप देख लीजिएगा, कंप्लीट वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जननी प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जननी प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ओके, जननी प्लेटफॉर्म, यह आरसीएच पोर्टल का उन्नत संस्करण है। इसका उद्देश्य नवजात शिशुओं के टीकाकरण की निगरानी करना है। केवल ध्यान रखना, ये शब्द बड़े खतरनाक होते हैं, अगर इन शब्दों पर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन यहीं पर आपका गड़बड़ हो जाता है। ये ध्यान रखना, यहीं पर गड़बड़ होता है। यह आभा और आधार आधारित पहचान से लाभार्थी पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। कितने कथन सही नहीं है, इसका मतलब गलत कितने हैं? एक, केवल दो, सभी तीन और कोई नहीं। कितने गलत है? तो देखिए ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। केवल नवजात शिशुओं के लिए नहीं है, महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए है, और ये भी बिल्कुल सही है। तो केवल एक गलत है, वो भी कौन सा वाला? सेकंड स्टेटमेंट। ये देख लीजिए, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जननी यानी जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल और नियोनेटल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की डिजिटल निगरानी के लिए विकसित किया गया है। यह मौजूदा आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल का उन्नत संस्करण है। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य है गर्भावस्था से लेकर के प्रसव और नवजात देखभाल, टीकाकरण और परिवार नियोजन तक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की निरंतर ट्रैकिंग करना है। कंप्लीट ट्रैकिंग, कि जिससे कि प्रॉपर डाटा मिल सके कि कौन कौन क्या क्या कितने कंडीशन में है। यह क्यूआर इनेबल्ड मदर चाइल्ड हेल्थ केयर कार्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप आराम से उसकी जांच पहचान कर सकते हो। उच्च जोखिम गर्भावस्था के लिए अलर्ट सिस्टम, यूविन और पोषण जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा देता है। यानी यूविन पोर्टल और पोषण पोर्टल से भी इसको लिंक कर देता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से देता है ये। ओके, ये रहा। और इसका अगला क्वेश्चन है, कथन ए, पॉक्सो अधिनियम के को बाल हितैषी कानून माना जाता है। यह भी चर्चा में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे के बयान, जांच और न्यायिक प्रक्रिया को संवेदनशील और सुरक्षित बनाने के विशेष प्रावधान है। बताइए क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ये दोनों बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर है ए, बिल्कुल सही है। पॉक्सो यानी कि बच्चों के प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड। देखिए अब ये क्यों चर्चा में आया, अभी हाल ही में तेलंगाना में एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के तहत मामला दर्ज किया गया है। यस, मंत्री के, केंद्रीय मंत्री के, ठीक है ना, ध्यान रखना। पुलिस के अनुसार वो लड़की 17 वर्ष की थी। दूसरी ओर सामने वाले ने उस पर काउंटर कंप्लेंट भी दर्ज कराई, तो मामला जांच के अधीन है दोनों तरफ से। पॉक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया था, ठीक है ना, जिसके तहत बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए इस कानून को बनाया गया था, बच्चों का यौन शोषण ना हो। 18 वर्ष के सभी कम उम्र के सभी व्यक्ति बच्चे माने जाएंगे इसके तहत। लैंगिक तटस्थ कानून है, जेंडर न्यूट्रल है, सबके लिए बराबर है, चाहे बच्चे हो, लड़की हो या लड़का हो, ठीक है ना। स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था होगी, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन होगा कि किसी प्रकार का उन पर किसी तरह का कोई दबाव ना बने। ट्रायल रिपोर्ट न करने पर भी दंड का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शोषण भी इसमें शामिल होगा। ओके, क्लियर है एवरीवन? तो ये मैंने आपको 10 एमसीक्यूज मैंने आपको डिस्कस कर दिए, और इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं जो मैं आपको इंपॉर्टेंट मैटर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जैसे उलसूर झील। ये इंपॉर्टेंट है, इनके सीधे सीधे रख लीजिएगा। अब ये कहां पर है? देखिए, बेंगलुरु की प्रसिद्ध उलसूर झील, जिसे हलसुरु लेक भी कहा जाता है, 3 दशकों बाद जल निकासी, ड्रेनिंग और उसकी गाद को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, 30 साल बाद उसकी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पर्यावरण और झील संरक्षण कार्यकर्ताओं ने कहा कि 0.6 मीटर हटाना ये सही नहीं है। इतने से क्या होगा, उसकी गाद बहुत गहराई से हटाई जानी चाहिए। ये एक मानव निर्मित झील है। कैंपे गौड़ा द्वितीय ने इसको 1648 में बनवाया था।
सबसे पुरानी और सबसे बड़ी झील मानी जाती है बेंगलुरु की। उन 1862 में ब्रिटिश अधिकारी सर लेविन वैंथम ने इसके पुनरुद्धार करवाया था। इसका पुराना नाम हलसुरु या हलसुर भी था, जिसे अंग्रेजी में उलसुर कहते हैं। हलसुर की जगह उलसुर, इसलिए उसका नाम पड़ गया उलसुर झील। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें 7 द्वीप हैं जो विभिन्न पुलों से जुड़े हुए हैं, काफी बड़ी है। अगला है एक बहुत महत्वपूर्ण डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य। हो सकता है यही आपसे पूछ लिया जाए कहां है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। डी एरिंग वन अभयारण्य। यहां पर क्या हुआ है, 2 दशकों के बाद एक बाघ दिखाई दिया है, जो यहाँ के वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जबकि यहाँ पर कोई बाघ 2 दशकों 20 साल से कोई बाघ दिखाई नहीं दिया और अचानक कैमरे में वो दिखाई दे गया। हो सकता है कहीं बाहर से आ गया हो या कहीं से भी आ गया हो, लेकिन आ गया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। और ये कहां पर है, पूर्वी सियांग जिले में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है, ठीक है ना। सियांग नदी है, ध्यान रखना। और इसका जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है, इससे 1976 में बनाया गया था। इससे पहले लाली वन्यजीव अभयारण्य 1986 में नाम बदल करके कर दिया गया था, डी एरिंग मेमोरियल कर दिया गया था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा यहां पर कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज जानिएगा कि यहाँ की जो महत्वपूर्ण संकटग्रस्त प्रजाति है वह है व्हाइट विंग वुड डक और बंगाल फ्लैरिकन। ये आपके यहाँ के क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं इसकी। प्रजातियां हैं, ओके। अगला है बैगा जनजाति। ये इंपॉर्टेंट है, बैगा जनजाति कहां पाई जाती है, किन राज्यों में पाई जाती है। बेसिकली वे हाल ही में छत्तीसगढ़ के कबीर धाम में बैगा जनजाति के 13 बच्चों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया। देखिए छोटी सी घटना है, इसी को तो पकड़ना है। कराया गया। बैगा समुदाय भारत के सबसे कमजोर जनजाति समूह है, कमजोर विशेष रूप से, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ये ध्यान रखना। और ये एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पाया जाता है। और इसकी जो भाषा है वो बैगानी है, जो छत्तीसगढ़ की बोली का एक हिस्सा है, जिसमें गोंडी और हिंदी का दोनों मिक्सअप रहता है। ये अर्ध घुमंतु परंपरा है और ये बेवर नाम की झूम स्थानांतरित कृषि करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वेवर कहते हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या है, जो वन है उनके छोटे छोटे उत्पादों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वह उन पर निर्भर रहते हैं। इनकी एक परंपरा और भी है जिसे टैटू कहते हैं, और यह आदिवासियों की पुरानी परंपरा पूरी दुनिया में है। टैटू गोदना उसका एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसे रामतिला या रामतिल के बने काजल से गोदा जाता है। और महुआ वृक्ष का इनका बहुत मुख्य उपयोग करते हैं, महुआ के तेल का, महुआ के जाजीजू का। और ध्यान रखना, बैगा जनजाति भारत की पहली जनजाति है जिसे हैबिटेट राइट प्रदान किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये गए। यह अधिकार वन अधिकार अधिनियम 1900 वो 2006 के तहत इनको प्राप्त हुए थे, सबसे पहले इनको दिए गए थे। जितने मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए हैं उस पर ध्यान से सुन लीजिएगा, 2-3 चीजें, ओके। अगला है तारा, टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। एक वेपन है, एक शस्त्र है ये, हाल ही में इसे डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने उड़ीसा के तट पर टारा टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। और ये पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है जो सामान्य से अनगाइडेड जो बम होते हैं, बारहेड होते हैं, उनको गाइड करके सही जगह पर डिटेक्ट कर सकता है, सही जगह पर उनको गिरा सकता है। यानी कि समझ लीजिए इस टेक्नोलॉजी से आप साधारण से बम को भी किसी जगह पर गिराना हो तो वो भी उसी जगह पर जाकर गिरेगा। अदरवाइज हम हवाई जहाज से गिराते हैं तो तैरते हुए कहीं पर भी जाकर गिर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, उनको गाइड किया जाएगा और पर्टिकुलर उसी जगह पर जाकर के गिरेंगे। ये है आपकी टैक्टिकल। और इसका विकसित करता कौन है, डीआरडीओ रिसर्च सेंटर इमरात, हैदराबाद। कार्यप्रणाली, विमान से छोड़े जाने के बाद यह प्रणाली एरोडायनामिक लिफ्ट और ऑनवर्ड गाइडेंस की सहायता से लक्ष्य तक ग्लाइड करती है। जबकि साधारण बम क्या होते हैं, वो सीधे जमीन पर नीचे गुरुत्वाकर्षण बल से खिंचते चले जाते हैं और ये ग्लाइड करती हुई जाती है, जहां पर इसको लेके जाना है वहीं पर जाकर के तैर करके वहीं पर अटैक करेगी। ये है। और ये कम लागत वाले हथियारों की सटीकता और मारक क्षमता को बढ़ा देता है। स्टैंड ऑफ अटैक्स, सोचिए दूर से सुरक्षित है, आराम से हमला कर सकते हो, सटीक प्रहार है, मौजूदा हथियार प्रणालियों के साथ कॉम्पेटेबिलिटी, स्वदेशी गाइडेंस,
टेक्नोलॉजी का प्रयोग और इंडियन एयरफोर्स प्लेटफॉर्म के साथ तेज इंटीग्रेशन इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आप देख सकते हो ये रहे। तो आज के मैंने ये सभी टॉपिक पिछले 3 दिन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट मिले हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं और लगभग 15-16 मैंने टॉपिक कवर किए हैं। अब आप समझ लीजिएगा। ओके, चलिए और बताइएगा क्लास आज की कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।